हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। आज जो अपन को करना है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसका पहला पार्ट जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज आपका है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। इस तरीके से टेस्ट आपके रेगुलर आते रहेंगे, तो आप कंटिन्यू रखिए। पहला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन कहता है, एक ऑफिसर का वेतन जब 540 रुपये बढ़ जाता है तब यह 4140 रुपये हो जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10%, 25%, 20% या 12%। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। 540 बढ़ने के बाद कितना हुआ है? 4140। ठीक है, 540 बढ़ने के बाद तो पुराना वेतन कितना होगा? इससे 540 कम होगा, तो 540 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 540 जब 4140 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600। ठीक है, 3600। तो अब अपन को क्या निकालना है कि ये जो इतना वेतन था, इतना बढ़ने के बाद कितने प्रतिशत उसको फ़ायदा हुआ है या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अपन को कुछ नहीं करना है कि इसका ये निकालना है कि ये कितना है, कितने प्रतिशत है। तो अपन मान लेते हैं कि ये इसका x प्रतिशत है, तो 3600 का x प्रतिशत कितना होगा? 540। तो 3600 का मतलब इंटू x प्रतिशत इज इक्वल टू 540। इसको सॉल्व करोगे, 100 को यहाँ ले जाओगे, 3600 को नीचे लेके आओगे, ये कितना हो जाएगा? 15%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यदि ट्रिक आती है, फॉर्मूले आते हैं, तो फालतू में उसमें टाइम वेस्ट करो। एक बार सवाल को पढ़ो, समझो और सोचो कि क्या यदि ये जनरल वे में सॉल्व हो सकता है। यदि जनरल वे में सॉल्व हो सकता है तो 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, जबकि फॉर्मूले या ट्रिक लगाने में आपको 2 मिनट लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से जल्दी सॉल्व होगा। तो इसमें देखो, एक और ट्रिक ये लगा के देख सकते हैं अपन, जो देखने से ही सॉल्व हो जाती है। यहाँ तक कर लिया अपन ने, 540 माइनस किया तो 3600। अपन को निकालना है कि ये इसका कितने प्रतिशत हो सकता है। तो देखो, इसमें 3600 का 10% कितना होगा? ये डबल ज़ीरो है तो अपन एक ज़ीरो हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा इसका? 10%। 10% है 360। अब 360 को माइनस कर देंगे 540 में, मतलब इनमें इनमें अंतर कितना बचा है? इनमें यदि अंतर देख लेते हैं कितना बचा है, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो है तो ज़्यादा अपन को टेंशन नहीं है। यदि 5, 4, 6 ये आते बीच के नंबर तो दिक्कत होती है। जब डी जीरो आ जाता है तो अपन उसमें उसका प्रतिशत देख के ही समझ सकते हैं। तो निकालते हैं अपन, 540 में से 360 गया 180। तो 180 सीधे समझ में आ रहा है कि इसका आधा है। आधा मतलब ये इसका 10% है और ये इसका 5% है। तो ये टोटल कितना हुआ है इसका? 10 और 5 15%। ये आपका आंसर हो जाएगा। केवल देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी से 20% कम है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और ध्यान से ही समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि अपन को क्या चाहिए है? ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए है, क्योंकि अपन को सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए क्या कहते हैं ये कहते हैं ए की आय बी से 20% कम है। ठीक है, कॉमा बी की आय सी से 25% कम है। बी की सी से 25% कम है। सी की आय डी से 20% कम है, सॉरी अधिक है। सी की आय डी से 20% अधिक है। डी की आय का 15% तथा ए की आय का 25% है, जो उसमें अनुपात क्या होगा ये अपन को निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको देखना है कि किसी एक को 100 मानना पड़ता है, किसी एक को 100 मानना पड़ता है। आप किसी को भी मान सकते हो, मगर जो सबसे लास्ट में है या जो जिससे सबका रिलेशन निकल सकता है उसको अपन माने, तो अपन को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। यदि ए को 100 मानोगे तो फिर नंबर वो गड़बड़ हो जाएंगे, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जिनमें जीरो वगैरह आता है वो जल्दी कर लेते हैं अपन। तो इसकी जो ट्रिक है वो मैं पहले बता चुका हूँ, उसकी वीडियो डले हैं, मगर इसमें अपन को ट्रिक नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखना है। इसको क्या करना है, ए की बी से 20% कम है, बी की सी से, क्योंकि ये भी उस पर डिपेंड है, सी की डी से 20% अधिक है,
तो क्या है लास्ट में क्या है डी, तो अपन मान लेते हैं क्या डी 100 है, डी की आय 100 है, 100 रुपीज़ है। तो सी की कितनी होगी, सी की होगी इसमें 20% ज़्यादा करेंगे, 20% ज़्यादा करेंगे तो सीधी सी बात है 100 का 20% ज़्यादा करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बी की आय जो है, बी की आय है सी से 25% कम। ठीक है, तो 25% कम मतलब इसका 75%, 75% 25% कम करेंगे तो 120 का 75% कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपन को क्वेश्चन में ये दिया है। ठीक है, ए की आय, ए की आय जो है वो बी से 20% कम, और बी की आय कितनी आई थी 90, तो 90 का 20% कम निकालना है, मतलब 80% निकालना है। तो ए की आय जो है वो कितनी हो जाएगी 90 इंटू 80%, तो 80% इसका कितना आ जाएगा 90 का 72। ठीक है, तो अब सभी की आय आ गई है, ए की, बी की, सी की और डी की, सभी की। ठीक है, तो अपन अब निकाल लेते हैं कि डी का 15% कितना होगा, 100 का 15% ये होगा 15, और ए का 25% कितना होगा, ए की आय कितनी है 72। ठीक है, 72, तो 72 का 25% कितना होगा 18। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको, तो अभी अनुपात क्या हो जाएगा 15/18। ठीक है, ये 18 है, 18। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से जाएगा 5 बार, तो ये 6 बार। जो रेशियो है अभी, इस रेशियो क्या आ जाएगा 5:6। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपन का कि किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात जो है वो कितना है, 5:4:3। ठीक है, यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। इसको किस तरीके से करेंगे, अपन लिख लेते हैं मेल, फीमेल, चाइल्ड और टोटल। ठीक है, तो मेल 100% में से कितने साक्षर हैं, 60%। ठीक है, 60% साक्षर हैं तो निरक्षर कितने बचे, 40% मेल निरक्षर हैं। फीमेल 100% में से 40% साक्षर हैं तो निरक्षर कितनी बची, 60%। बच्चे, ठीक है, चाइल्ड यानी चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे 100% में से 80% जो हैं वो साक्षर हैं तो निरक्षर कितने बचे, 20%। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लगते हैं इस गाँव के। तो टोटल कितना हो जाएगा ये तीनों का, 300%। ठीक है, साक्षर 300 में से कितने हैं, इन सभी को मिला के 180% साक्षर हैं तो निरक्षर जो बचे हैं इनमें से 300 माइनस 180 हो जाएगा 120। ठीक है, निरक्षरों का प्रतिशत निकालते हैं, जैसे अपन एफिशिएंसी निकालते हैं इनपुट अपॉन आउटपुट, या तो जो रेशियो बेसिक कह सकते हैं जिसको। ठीक है, आउटपुट इनपुट वाला, तो इसी तरीके से अपन इसको निकाल लेते हैं, या अपने इस मैथ्स में चले जाएँ तो उसके प्रतिशत, किसी चीज़ के प्रतिशत निकालने पड़ते हैं तो टोटल को नीचे लिखते हैं और जितना आया है आपका उसको ऊपर लिखते हैं, इनको इंटू 100%। ठीक है, तो 120/300 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना, 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई है, तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने आते हैं तो मैंने अपनी ट्रिक जब बताया था, जिसका वीडियो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा, तो जो फॉर्मूला लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में वो लगता है एक्स इंटू 1+m/100 इंटू 1+n/100 इंटू 1+p/100। एक्स क्या है, एक्स है जो नगर की जनसंख्या प्रेजेंट में क्वेश्चन में दी रहती है। ठीक है, एम क्या है, जो पहले वर्ष बढ़ता है, एन जो दूसरे वर्ष प्रतिशत वृद्धि होती है, पी जो तीसरे वर्ष में लगातार, ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इसमें लगातार वर्ड लिखा रहता है, लगातार वर्षों में क्रमशः इतनी वृद्धि हुई है। तो एक्स जो है वो 50,000 है। ठीक है, और एम 5 है, एन 10 है, पी 20 है। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 21/20, 11/10, 6/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 69,300।
ठीक है, 69300। ठीक है, तो जो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 69,300 टोटल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक खंबे को वह कितने समय में पार कर जाएगी? ऑप्शन है 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड। क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत तेज़ी से अपने दिमाग को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम यदि कंज्यूम कर जाते हैं तो फिर आपको लास्ट में टाइम नहीं बचेगा। तो जैसे ही आपको रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए एस इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो क्या दिया है, अब इनने दिया हुआ है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 300 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। सीधी सी बात है, सॉरी 20 सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। डिस्टेंस यहाँ अपन लेंथ लेते हैं, लेंथ इन द सेंस लंबाई किसकी, जब रेलगाड़ी को पुल की दी रहती है या सुरंग की दी रहती है या प्लेटफॉर्म की दी रहती है तो उनको दोनों को ऐड करना होता है। तो अपन को क्या करना है, स्पीड जो है वो निकालनी है। स्पीड जो होगी 200 लंबी रेलगाड़ी है मीटर, है ना, और 300 मीटर लंबा एक पुल है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, टी से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी जो चाल है, स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अब आपको निकालना है एक खंबे को पार करने में वही समय लगता है जो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को क्रॉस करने में, एक पॉइंट, खंबा, ये सब उसकी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर डी को काउंट करते हैं अपन, डी और एल। तो टी अपन को निकालना है, डी और एल, डी यानी डिस्टेंस, एल मतलब लेंथ, तो इसके बराबर ही होगी 200 मीटर, है ना। तो 200/25, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, ये आयु पर बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें से है। तो क्वेश्चन जो है वो कहता है चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ के देख लीजिए कि चंद्रिका की आयु और गोमती की आयु जो है उनमें अनुपात 4:5 है। तो अपन क्या मान लेते हैं, चंद्रिका की आयु जो है 4x है और गोमती की आयु 5x है। ठीक है, 4 वर्ष बाद इनका योग जो है, ये 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा 80 के बराबर, ये 80 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, इक्वल टू 80 हो जाएगा। 8 को इधर लाएंगे तो 72 बचेगा, और 9x में से x इधर ही रखेंगे और 9 को नीचे लेके आएंगे, तो 72 डिवाइडेड बाय 9 ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 8। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो चंद्रिका की आयु आ जाएगी, और इसमें कर देंगे तो गोमती की आयु आ जाएगी। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि उनकी आयु का जो अनुपात है वो 4 साल बाद क्या होगा। तो 4 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, 4x + 4 और 5x + 4, तो इनका अनुपात निकालना है। तो अभीष्ट अनुपात जो होगा 4x + 4/5x + 4, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9/11। तो जो अभीष्ट अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 9:11। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 ईयर है तो सुरेश की आयु क्या होगी। ठीक है, सुरेश की आयु निकालना है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन करेंगे कि अरुण की आयु को ए से डिनोट कर देंगे, सुरेश को एस से करेंगे और प्रवीण को पी से कर देंगे, तो करने में आसानी होगी। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या होगा अपना, अरुण और सुरेश की आयु का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर होगा। तो a - s इक्वल टू s - p। ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ है कि अरुण और प्रवीण की आयु का जो योग है वो 48 ईयर है, तो अपन इस तरीके से a + b इक्वल टू 40 ईयर इसको भी लिख लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो s और s को एक तरफ ले जाएंगे तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2s,
इस माइनस के पी को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस पी हो जाएगा, तो ए प्लस पी इक्वल टू 2s। तो जबकि क्वेश्चन में उनको पहले से देख रखा है कि ये ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 48, तो 48 इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो 48 इक्वल टू हो जाएगा 2s, तो s इक्वल टू हो जाएगा 24 ईयर। ठीक है, यही आपको निकालना, तो सुरेश की जो आयु है वही आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके की ये आयु क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे करके अपन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप देखते जाइए, लगाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से, और जो ट्रिक नहीं देखे हैं वो वीडियो मेरे पड़े हुए हैं चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। चलिए आइए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है पी का पी क्यू का भाई है, ठीक है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई है तथा टी क्यू की पुत्री है, तो एस का अंकल कौन है? ऑप्शन है क्यू आर पी टी। ठीक है, तो इस तरीके जो क्वेश्चन है ये रक्त संबंध वाले, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, इसकी मैंने अभी कोई ट्रिक नहीं बताई थी, तो इसकी ट्रिक आप यहीं समझ लीजिए। आपको क्या करना है, जहाँ भी भाई दिया रहे, जैसे इसमें बोला है कि कोई अभी ट्रिक समझते हैं, जैसे पी क्यू का भाई है तो भाई के लिए आपको ऐसा एरो करके ये बता देना है, या बहन है तो बहन के लिए भी यही एरो इस तरीके से। जिसके लिए बोला जाए कि क्यू पी का भाई है तो उसको एरो इस तरीके से बता के बना देना है। अब जैसे बोला जाए कि पी आर का पुत्र है तो ऊपर लिख लो आर। यदि बोला जाए टी पी की पुत्री है या पुत्र है तो उसको नीचे, मतलब जो पीढ़ी का अपना रिश्ता होता है, पीढ़ी का रिश्ता अपन इस तरीके से एरो के निशान को ऊपर और नीचे करके शो कर सकते हैं, और भाई बहन का जो रिश्ता है वो इस तरीके से एरो का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना के अपन शो कर सकते हैं। तो इससे जो है वो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। सबसे पहले ने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर रिश्तों में उलझ के रह जाओगे। पी क्यू का भाई है तो अपन पी से शुरू करेंगे। पी क्यू का भाई है तो पी भाई है तो ये एरो इस तरफ से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब दूसरा पॉइंट ने क्या दिया है, आर जो है वो पी का पिता है, तो पी का जो पिता है वो कौन है? आर। अपन ऊपर की तरफ डायरेक्शन करके एरो देके आर को पी के जस्ट ऊपर लिख देंगे, मतलब पी आर जो है वो पी का पिता है, या पी जो है वो आर की संतान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ संतान बोलेंगे, संतान इसलिए बोलेंगे क्योंकि अभी इसमें केवल इस सेकंड वाले ऑप्शन में ये नहीं बोला है कि इनने पुत्र बोला है या पुत्री बोला है, मगर आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें भाई का रिलेशन बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इनने क्या बोला है, आगे इनने बोला है एस टी का भाई है। अब पी आर और क्यू इनमें से किसी ने इनने नहीं बताया अभी, तो इस पॉइंट को अपन इधर आगे साइड में बना लेते हैं कि एस जो है वो टी का भाई है, तो एस लिखे, ऐसा एरो दिया और टी बता दिया कि ये इनका रिलेशन भाई बहन का है या भाई भाई का है, जो भी है। ठीक है, तो एस टी यहाँ लिख दिए। अब आगे पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तथा टी क्यू की पुत्री है, टी जो है वो इसकी पुत्री है, तो इसके नीचे अपन टी को पुट कर देंगे, इधर लेके टी को इधर रख देंगे, और इसका भाई जो है या बहन जो है, जो भी रिलेशन दिया है वो इस एरो से अपन यहाँ ज्यों का त्यों यहाँ बना देंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसमें देखना है और आंसर बता देना है। तो इनने पूछा है क्या, एस के अंकल कौन है? एस कहाँ है? एस ये है, तो एस की पीढ़ी में कौन है? एस की पीढ़ी में टी बस है, और इसके ऊपर ये पी है और क्यू है, तो इसका क्या है, इसका अंकल पी होगा या क्यू होगा। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टी जो है वो क्यू की पुत्री है, तो और ये इसका भाई है, तो ये तो इसका पिता हुआ, ये इसका पिता हुआ, और ये इसका भाई है, तो एस का अंकल जो है वो कौन हुआ? पी। ठीक है, बहुत आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है कि ए का भाई एफ है। ठीक है, अपन ए से शुरू करते, ए का भाई, एरो का साइन एफ के बराबर में जाएगा। ठीक है, ए और एफ भाई भाई या भाई बहन है, तो ए का भाई जो है वो एफ है, मतलब ये मेल है। मेल फीमेल आप लास्ट में क्लियर कर सकते हो जब आपको
आंसर पूछने को बताया जाए कि आखिर पूछा क्या गया है, भाई भतीजी बहन भतीजी जो भी पूछा जाए तो वो आप बाद में क्लियर कर लेना, मगर भाई बहन आता है तो इस तरीके से एरो से आप बता सकते हो कि ए जो है वो एफ का भाई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट इन्हें दिया हुआ है ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री ये सी आ जाएगी, ए की पुत्री, अभी इसको अपन बाद में बनाएंगे। तो ए एफ का भाई है, ए की पुत्री कौन है, सी है। अगला पॉइंट है एफ की बहन के है, एफ की बहन जो है उसी जनरेशन में है, उसी पीढ़ी में है, तो इसको इस तरीके से एरो में बता देंगे कि एफ की जो बहन है वो के है। ठीक है, अब सी जो है, सी का भाई जी है, जी है। ठीक है, तो सी का भाई जो है वो जी, तो इसी जनरेशन में है, तो ये यहाँ आ जाएगा इसके इक्वल में, जनरेशन चेंज नहीं हुई है, भाई बताया है। अब बताना है जी का चाचा कौन है। ठीक है, जी का चाचा, तो ये तो भाई है तो इसकी पीढ़ी ऊपर जाएगी, तो ये जो इसका जब भाई है तो ये इसका पिता हुआ, और ये बहन है इसकी, तो ये तो बुआ लगेगी, ये पिता लगेगा, ये कौन लगेगा, इसका चाचा। तो जी का चाचा कौन हो जाएगा, एफ, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल होते हैं ये ब्लड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। तो यदि आपको मेरी ट्रिक समझ में आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।